Good afternoon, all dear students. Today we are going to discuss about history chapter number 2 is the establishment of company power. The establishment of company power. ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर का कैसे एस्टेब्लिशमेंट हुआ इंडिया में, उसका कैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट किया गया, उस जगह को मैं आज डिस्कस करूँगा। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आके किस तरह से उसका पावर का धीरे धीरे डेवलपमेंट किया था, इंडिया में कैसे कॉलोनाइजेशन का डेवलपमेंट किया था, इंडिया से लेके और भी बहुत सारा कंट्रीज था जहाँ पर कॉलोनाइजेशन का डेवलपमेंट किया गया था, और उसका जो पावर है उससे क्या किया, कितना टाइम तक वो राज किया इंडिया में। देखो, सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, द फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे, देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट में, इन योर प्रीवियस क्लास यू रीड अबाउट हाउ द मुगल एस्टेब्लिश्ड ए भास्ट एम्पायर। तुम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े हो कैसे मुगल इंडिया में आके उसका जो एम्पायर है, उसका मुगल एम्पायर का कितना दिन तक एस्टेब्लिशमेंट किया था, किस टाइमिंग में एस्टेब्लिशमेंट किया था, कैसे सोसाइटीज़ का डेवलपमेंट किया था, डायनेस्टी कैसे डेवलप हुआ था, ऑल एवर। देन द औरंगजेब वॉज द लास्ट एम्पायर ऑफ द ग्रेट मुगल्स। ग्रेट मुगल्स का लास्ट एम्पायर का नाम कौन था? औरंगजेब। सबको पता है यह जगह, क्योंकि तुम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हो। तो मुगल का लास्ट एम्पायर का नाम क्या था? औरंगजेब। ठीक। हिज एम्पायर कवर्ड ए वास्ट पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। वो एम्पायर क्या किया था? इंडिया का, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक वास्ट पार्ट, लार्ज पार्ट को कवर करके रखा था। आफ्टर हिज डेथ, उसका डेथ होने के बाद, द मुगल एम्पायर बिगिन टू द डिसिग्निफिकेशन एंड द मेनी रीजनल किंगडम्स एमर्ज। उसका डेथ होने के बाद मुगल एम्पायर जो है वो बहुत क्लासेस में डिवाइड हो गया था। उसका जो टोटल परसेप्शन है, एरिया है, वो उसका एक इफेक्टिवली पोजीशन देखा गया, वो धीरे धीरे उसका डिस्ट्रॉयड हो गया। किसका? मुगल डायनेस्टी का। बाय द सेकेंड हाल्फ ऑफ द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी का सेकेंड हाल्फ, द ब्रिटिश emerged as a strong and powerful political power in India। ब्रिटिश जो इंडिया में आया और उसका एक स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल जो पॉलिटिकल पावर को एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में किया। दे हैड टू कम इंडिया एज ए ट्रेडिंग कंपनी पर्पस। ट्रेडिंग पर्पस ब्रिटिश इंडिया में किस कारण से आया था? ये जगह सबसे इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश इंडिया में किस कारण से आया था? ट्रेडिंग पर्पस, मतलब बिजनेस करने का पर्पस ब्रिटिश इंडिया में इन किया था, एंटर किया था। दे हैव द कम टू इंडिया एज ए ट्रेडिंग कंपनी बट स्लोली दे बिकेम द रूल्स ऑफ द कंट्री। लेकिन वो धीरे धीरे कंट्रीज़ में अपना रूल को लागू किया, चालू किया। कौन सा रूल को? ब्रिटिश रूल को। क्लियर? इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी हाउ द ब्रिटिश एमर्ज एज द सुप्रीम पॉलिटिकल पावर ऑफ आवर कंट्री। इस चैप्टर में तुम लोग पढ़ोगे ब्रिटिश किस तरह से कैप्चर किया इंडियन इकोनॉमी को, और धीरे धीरे उसका जो पावर है, उसका जो पोजीशन है, वो धीरे धीरे वो कैप्चर कर लिया, और इंडिया का जो पावर है पॉलिटिकल सिस्टम से, उसको वो डिस्ट्रॉयड करना स्टार्ट कर दिया। देखो, द पोर्तुगल ट्रेडर्स। पोर्तुगल ट्रेडर्स क्या किया था? द पोर्तुगल वेर द फर्स्ट ग्रुप ऑफ यूरोपियन। पोर्तुगल जो था वो फर्स्ट ग्रुप था यूरोपियन ट्रेडर्स में से, टू रीच इंडिया, जो इंडिया में आया था। इन 1498 को वास्को द गामा डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया। वास्को द गामा जो है वो सी रूट में इंडिया का आविष्कार किया था, इंडिया को, इंडिया का बारे में पता किया था, इंडिया को देखा था। क्लियर? दे वर फॉलोड बाय द डच, द इंग्लिश ऑफ द फ्रांस एंड द डेनिश ट्रेडर्स। वो क्या किया था? इंडिया में आके उसका जो पोजीशंस को, वो परसेप्शन को धीरे धीरे ट्रेडिंग इंडिया में स्टार्ट किया था, और उसी के साथ उसका डेवलपमेंट भी शुरू हुआ था। ऑल ऑफ देम सेट अप ट्रेडिंग सेंट्रीज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ट्रेडिंग सेंटर का इंडिया में, इंडिया का अलग अलग पार्ट्स में, डिफरेंट पार्ट्स में धीरे धीरे वो ट्रेडिंग करते करते ट्रेडिंग का डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया था। These centers were called the factories। इस सेंटर्स को फैक्ट्रीज भी बोला जाता है, फैक्ट्रीज डेवलपमेंट भी बोला जाता है। They consisted of the
offices, godowns and the residential quarters of the traders। यहाँ से स्टार्ट करके जितना सारा रेसिडेंशियल क्वार्टर्स था, ऑफिसेस था, हर जगह में मतलब ट्रेडिंग कमोडिटीज़ का डेवलपमेंट किया गया था। ठीक, कौन सा ट्रेडिंग? पोर्टुगल ट्रेडिंग। गुड वन ऑफ द रेसिडेंशियल क्वार्टर्स ऑफ द ट्रेडर्स, लेटर मेनी ऑफ दिस फैक्ट्रीज वेर फोर्टिफाइड। देखो जितना सारा फैक्ट्रीज था, फैक्ट्रीज का भी डेवलपमेंट किया गया, फैक्ट्रीज को अलग अलग जगह में डिवाइड किया गया, उसका डिफरेंशिएशन धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा। दिस ट्रेडिंग कंपनीज मेड प्रॉफिट्स बाय द बाइंग द गुड्स ऑफ द चैप्टर्स, रेट्स ऑफ द स्पेलिंग। इसका जो गुड्स है, किस तरह से ये डेवलपमेंट हुआ था, उसका जितना सारा गुड्स है, गुड्स का जो रेट है वो इंडियन गुड्स से कम रेट में उसको सेलिंग किया था सबसे पहले, कि ताकि वो हर जगह में सबसे ज़्यादा फेमस हो सके सबका पास। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम वेर इंटरेस्टेड इन द सेम टाइप ऑफ गुड्स। देखो मतलब एक ही टाइप का गुड्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया था, जिसमें कि कॉटन था, सिल्क था, स्पाइसेस था, साचेस था, क्लोवर्स, बहुत सारा क्लोवर्स था कार्डामम, पीपर, ठीक, सॉल्ट, पीपर, सब जगह में सब ये सब गुड्स का नाम बताया गया है, इसको याद रखो। इसका सेलिंग किया गया था। इट लेड फायर द कंपटीशन अमंग द यूरोपियन कंपनीज रिजल्टिंग इन द सेवरल बैटल्स। इसी कंपटीशन में यूरोप का जितना सारा कंपनीज था वो सेलिंग पर्पस वर्ल्ड का अलग अलग कंट्रीज में उसका सेलिंग डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दिया। दे सैंक ईच अदर शिप्स एंड दोज ऑफ द नेटिव ट्रेडर्स। उसका जो शिप्स है उसको वो अलग अलग जगह में ट्रेडिंग पर्पस वर्ल्ड का अलग अलग कंट्रीज में जाना स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट मतलब उसका जगह प्रोग्रामेशन स्टार्ट कर दिया। किस पर्पस? बिजनेस पर्पस। दे प्रोटेक्टेड देयर ट्रेडिंग पोर्ट्स बाय द फोर्टिफिकेशंस ऑफ द बीच अलॉन्ग ऑफ देयर ट्रेडिंग राइट्स। इस तरह से वो ट्रेडिंग परसेप्शन का एक जगह से और एक जगह डेवलपमेंट शुरू किया। ट्रेडिंग का भी बिजनेस हो गया और ट्रेडिंग भी जो पहले से स्टार्ट हुआ था उसका भी डेवलपमेंट धीरे धीरे हर जगह में देखा गया। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जगह बताया गया है, ध्यान दे के सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह ये। किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में इन किया था, उसका जो सोसाइटीज़ है सोसाइटीज़ को डेवलप किया था और टोटल इंडिया का इकोनॉमी को कैप्चर कर लिया था। ऑन 31 दिसंबर 31 दिसंबर को 1600 द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पॉपुलरली नोन एज द ईस्ट इंडिया कंपनी रिसीव्ड ए रॉयल चार्टर फ्रॉम द क्वीन एलिजाबेथ। 16 सेंचुरी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पॉपुलरली मतलब सबका पास फेमस हो गया था, नोन एज द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से वो फेमस हो गया था। रिसीव्ड ए रॉयल चार्टर, एक रॉयल चार्टर दिया था क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ जो है वो एक रॉयल चार्टर पब्लिश किया था। आई द रूलर ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड का रूलर था, दिस ग्रांटेड द कंपनी द सोल राइट और मोनोपोली टू ट्रेड विद द ईस्ट। उसको पूरा ईस्टर्न जितना जगह है ईस्टर्न कंट्रीज में वर्ल्ड का, उसका परसेप्शन में बिजनेस करने का पर्पस वो रूलर चार्टर पब्लिश किया गया था। वाइल दिस रॉयल चार्टर गेव इट एक्सक्लूसिव राइट अमंग द ट्रेडिंग ग्रुप्स इन द इंग्लैंड। ये इंग्लैंड का एक राइट चार्टर था जिस कारण से इंग्लैंड वर्ल्ड का जितना सारा कंट्रीज है हर जगह में उसको उसका ट्रेडिंग मतलब एलिमेंट्स का डेवलपमेंट कर सके, ट्रेडिंग कंडीशन का डेवलप कर सके। इट कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर फ्रॉम एंटरिंग द ईस्ट। इसमें और भी जितना सारे यूरोपियन पावर्स है वो भी इसमें एंटर कर दिया था, किया था इसमें इस बिजनेस पर्पस। इन द 1612 द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड ए फैक्ट्री एट सूरत। टाइम को याद रखो, 1612 बहुत इंपॉर्टेंट जगह है और एक टाइमिंग पीरियड सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको जान रखना सबसे ज़रूरी है। देखो 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट किया था फैक्ट्रीज़ का। एक फैक्ट्रीज़ का सबसे पहला एस्टेब्लिशमेंट किया था जो कौन सा जगह में? सूरत में, गुजरात का पास सूरत में। आफ्टर रिसीविंग ए फॉरमेन फ्रॉम द मुगल किंग। आफ्टर रिसीविंग मतलब वो एक फरमान लिया था कि किसका पास लिया था? मुगल किंग का पास
एक फॉर्मूला लिया था और ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट किया था कहाँ पर, सूरत का पास। जहांगीर, देखो मुगल किंग सूरत आफ्टर द रिसीविंग फॉर्मेन फ्रॉम द मुगल किंग जहांगीर। जहांगीर इसके पास एक तो फॉर्मूला लिया था किसका लिए, एस्टेब्लिशमेंट करने का लिए। इन 1662 द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज गिवन बॉम्बे बाय किंग चार्ल्स टू who had received it gift from the Portuguese on his marriage to the Portuguese princess। उसको एक गिफ्ट दिया गया था कहाँ पर, बॉम्बे में, और वहाँ पर उसको गिफ्ट में क्या था, मैरिज था पोर्टुगीज प्रिंसेस का साथ। देखो कैथेराइन हेनरीटा ऑफ ब्राजेना, उसका नाम क्या था, कैथेराइन हेनरीटा ऑफ ब्राजेना। लेटर ट्रेडिंग पोर्ट्स were set up in the Madras, अहमदाबाद, कलकत्ता एट्सेट्रा। कौन कौन जगह में वो सेट हुआ था, कौन कौन से जगह में वो डेवलपमेंट हुआ था, मद्रास में, अहमदाबाद में, अहमदाबाद जो सबसे फेमस है, जो जिसको इंडिया का मैनचेस्टर बोला जाता है, और कलकत्ता में। विद बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास emerging as the three main center of its activities। बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास जो था वो इसका वर्किंग परसेप्शन का मेन सेंटर बन गया था, काम करने का मेन जगह बन गया था, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। दिस वेर लेटर फोर्टिफाइड, दे इवन बिगेन टू मार्शल लार्ज armies made up of Indian soldiers and British officers to protect themselves and their trade। ट्रेड का डेवलपमेंट करने का पर्पस वो एक लार्ज आर्मी का कंस्ट्रक्शन किया था इंडिया में, जिसमें इंडियन सोल्जर भी था, ब्रिटिश ऑफिसर्स भी था, और प्रोटेक्ट मतलब धीरे धीरे आर्मी का डेवलपमेंट करने स्टार्ट कर दिया था। कौन, इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी। देन उसके बाद देखो द फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, उसका जगह बता रहा हूँ। देखो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। द पोर्तुगीज, द डच ऑफ द डैनिश एंड द फ्रांस कंपनी सेट अप देयर ट्रेडिंग पोस्ट एंड फैक्ट्रीज इन इंडिया। पोर्तुगीज जो है वो इंडिया में क्या किया था, उसका जो ट्रेडिंग पोर्ट है, अलग अलग जगह में जो पोर्ट का डेवलपमेंट किया था, उसको भी धीरे धीरे डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दिया था फ्रांस कंपनीज का। सेट अप देयर ट्रेडिंग पोस्ट एंड फैक्ट्रीज इन इंडिया। इंडिया में उसका ट्रेडिंग फैक्ट्रीज का डेवलपमेंट किया था, ट्रेडिंग पोर्ट्स का भी एक जगह से लेके और एक जगह में डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया था। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी emerged as a serious rival to the ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो उसको, देखो सीरियस राइवल टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी उसको हटाने का कोशिश किया था। द अदर यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज डिड नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल पावर। अदर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो क्या किया था, उसका जो पावर है, पावर को डेवलप किया था, पावर को सिग्निफाइड किया था। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1664। तो ये जगह याद रखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश हुआ था कौन सा टाइमिंग में, 1612 में, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश हुआ था 1664 में। टाइम पीरियड को याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। टू कंप्लीट द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1664 टू कंप्लीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कौन कौन सा टाइमिंग में कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में डेवलप्ड हुआ, उसका कौन कौन सा परसेप्शनल डेवलपमेंट किया, ये जगह याद रखना है। दे सेट अप द ट्रेडिंग पोस्ट एट द चंद्रनगर। चंद्रनगर में वहाँ पर ट्रेडिंग पोस्ट वो स्टार्ट किया था जो पौंडीचेरी के पास है। इट वॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जोसेफ डिप्लेक्स। जोसेफ डिप्लेक्स का टाइमिंग था ये। द फ्रेंच गवर्नर दैट द rivalry between the East India Company and the French East India Company became very intense। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो धीरे धीरे क्या हुआ था, उसका डेवलपमेंट का प्रोग्रामेशन वो स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद देखो द कार्डिनेटिव वेस। द कार्डिनेटिव वेस क्या था, द इंग्लैंड एंड फ्रांस रिवेल्ट्री, इंग्लैंड एंड फ्रांस रिवेल्ट्री which dominated the European political sense spilled into their colonial procession। Three Cartnics where the Anglo-France wars were found the between them the India। इंडिया का अलग अलग जगह में एंग्लो फ्रांस वार का
क्या हुआ था, इंग्लैंड से लेके इंग्लैंड का साथ फ्रांस का जो वार चल रहा था उसका किस परसेप्शन में ये वार चल रहा था, मतलब उसका जो इंडस्ट्रीज है कंपनी को कौन कितना ज़्यादा एक्सटेंड कर सके, कौन कितना ज़्यादा डेवलप कर सके, इस कारण से दोनों में एक पॉलिटिकली एक वार चल रहा था। 3 कार्टेन्स वार्स आर द एंग्लो फ्रांस वार्स, तो फ्रॉड बिटवीन द इन इंडिया में एंग्लो फ्रांस वार्स का स्टार्टिंग हो गया था। दीज आर रेफर टू द कार्टनिक वार्स, इसको कार्टनिक वार्स से भी जाना जाता है, 1746 to 1763 में हुआ था। बिकॉज मोस्ट ऑफ द बैटल्स वेर फ्रॉड इन द कार्टनिक रीजन विच इज द, क्योंकि कार्टनिक रीजन का सबसे ज़्यादा बैटल था जो इस वार में पार्टिसिपेशन किया था। कार्टनिक रीजन विच इज इन द प्रेजेंट डे तमिलनाडु, जो अभी तमिलनाडु में लोकेटेड है, एंड द पार्ट ऑफ कर्नाटक एंड सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश कर्नाटक का कुछ ही जगह में ये लोकेटेड है। द फर्स्ट कार्टनिक वार 1746 to 1748 took place when the British and the French were emerged in the Austrian War of the Succession in Europe। फ्रांस से लेके यूरोप में ऑस्ट्रियन वार का धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ था, इसका सक्सेशन पार्ट स्टार्ट हो गया था। इन इंडिया द फ्रांस लेड बाय गवर्नर जनरल जोसेफ डुप्लाइन कैप्चर्ड मद्रास ए ब्रिटिश सेटलमेंट। इंडिया में जोसेफ डुप्लाइन जो है वो ब्रिटिश सेटलमेंट का डेवलपमेंट करने स्टार्ट कर दिया था। वाइल द ब्रिटिश अटैक द पौंडीचेरी, और ब्रिटिश जो है वो पौंडीचेरी को अटैक कर दिया था। तो ये जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर। उसके बाद देखो द फ्रांस गेव मद्रास बैक टू द ब्रिटिश वेयर। यहाँ पर देखो द सेकेंड कार्टनिक वार कब हुआ था, 1749 to 1754। 1749 to 1754 में क्या हुआ था, सेकेंड कार्टनिक वार हुआ था। जो कार्टनिक वार एक बार पहले हुआ था, वही कार्टनिक वार सेकेंड टाइमिंग में भी देखा गया है, जिसका टाइमिंग पीरियड था 1749 to 1754। broke out between the France and the England over the issue of the successions of the throne of Hyderabad and Carnatic। हैदराबाद और कार्नाटिक एरिया में वो दोनों वार कर रहा था, इसका कौन इस्टेब्लिश कर सके, उसका कंपनी का कौन डेवलपमेंट कर सके। ये वार ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट ऑफ बोथ दी स्टेट, इसका दोनों स्टेट में इसका वार का मतलब इम्पैक्ट जो है वो देखा गया। इन हैदराबाद the two adversaries were Nazir Jung supported by the England and मुजफ्फर जंग सपोर्टेड बाय द फ्रांस। यहाँ पर दोनों मतलब जो हैदराबाद का किंग का ग्रुप है वो दोनों को सपोर्ट कर रहा था। नाजिर जंग सपोर्टेड बाय इंग्लैंड, नाजिर जंग जो है वो सपोर्ट कर रहा था इंग्लैंड को, और मुजफ्फर जंग जो है वो सपोर्ट कर रहा था फ्रांस को। एंड इन द कार्नाटिक द टू कॉन्टिडर्स वेर कानाडा साहेब एंड महमूद अली, और दो मतलब कॉन्ट्रेडिक्ट था, जो कनाडा में साहिब था और कांडा साहिब था और महमूद अली था, वो भी इसको वार को सपोर्ट कर रहा था। द फ्रांस एंड द इंग्लैंड सपोर्टेड दिस राइवल ग्रुप। फ्रांस एंड इंग्लैंड कैसा था, राइवल ग्रुप में लोकेटेड था। देखो यहाँ पर देखा गया अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी फ्रांस हैड टू रिटर्न ऑल द कैप्चर्ड टेरिटोरीज टू इंग्लैंड। फ्रांस इसमें क्या किया, इस वार में ऐसा ट्रीटी मतलब रिपब्लिक किया कि फ्रांस रिटर्न कर जाएगा, बिजनेस जो वर्ट में मतलब इन्वॉल्व हो गया था वो बैक कर गया, और इंग्लैंड भी बैक करने का प्रोग्राम लिया था लेकिन वो बैक नहीं किया। यहाँ से ब्रिटिश राज का स्टार्ट हो रहा है। द आउटब्रेक ऑफ द सेवेंथ ईयर्स वार इन यूरोप लेड टू द थर्ड कार्नेटिक वार। 7 साल तक यूरोप में कैसा हुआ था, क्या हुआ था, लेड हुआ था थर्ड कार्नेटिक वार का, जिसमें 1756 to 1763 टोटल 7 ईयर्स का ये वार हुआ था। क्लियर। उसके बाद देखो द ब्रिटिश इन बंगाल। ब्रिटिश का बंगाल में क्या इम्पैक्ट था, उसका बंगाल में क्या क्या रोल था, ये जगह अभी बताया गया है। बंगाल वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोविंसेस। बंगाल क्या था, वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोविंसेस, एक इम्पोर्टेंट मतलब रिचेस्ट प्रोविंसेस था जहाँ पर वो बिजनेस का प्रोग्रामिनेशन रखा था, और बंगाल में बहुत सारा किंग का भी रूल चल रहा था, इंडियन किंग का। वो कैसे बंगाल को कैप्चर किया, ये जगह आप देखो।
द ईस्ट इंडिया कंपनी set up its factory in Bengal on the bank of river Hooghly in 1651। ईस्ट इंडिया कंपनी उसका इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करने का पर्पस, उसका कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट करने का प्रोग्राम लिया बैंक ऑफ हुगली रिवर का बैंक एरिया में, सराउंडिंग एरिया में 1651 में। बाय द 1696 इट स्टार्टेड, देखो फोर्टिफाइंग द सेटलमेंट, वो सेटलमेंट ऑटोमेटिक स्टार्ट कर दिया सेटलमेंट का कंस्ट्रक्शन करने का। इन 1698 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड द जमींदारी राइट ओवर 3 विलेज सुतावनटी, गोविंदपुर एंड कलिकटा सुतावनटी गोविंदपुर में वो तीनों विलेज स्टार्ट कर दिया था कौन, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। व्हिच लेटर डेवलप्ड इनटू कलकत्ता और कोलकाता एज इट नोन एज द टुडे, जिस जगह आज कलकत्ता और कोलकाता नाम से फेमस है। देखो द मुगल एम्पायर औरंगजेब इशू ए फॉरमैन, मुगल एम्पायर जो था औरंगजेब को एक फॉरमैन इशू किया था, ग्रांटिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी द राइट ऑफ कैरी आउट ड्यूटी फ्री ट्रेड इन बंगाल, जिसका कारण से वो बंगाल में फ्रीली ड्यूटी कर सके, बिजनेस कर सके। दिस राइट ऑफ द लेटर फॉर्मलाइज्ड अगेन बाय द मुगल एम्पायर फारूक सियर, जिसको फॉर्मलाइज किया गया था कौन, मुगल एम्पायर फारूक सियर का थ्रू। दिस मीन द ट्रेडर्स सब कुड इम्पोर्ट ऑफ द एक्सपोर्ट गुड्स फ्रॉम द बंगाल, जिसका मीनिंग है ट्रेडर्स जो है इंग्लिश इंडिया कंपनी बंगाल में गुड्स का इंपोर्ट भी कर सके और एक्सपोर्ट भी कर सके, और उसका लिए उसको टैक्स लेना पड़ेगा। Although this foreman allowed only the company to practice the right, various company officials carried up the illegal private their own perception, वो क्या किया, इलीगुलर पार्ट का काम स्टार्ट कर दिया कौन, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये था सबसे गलत जगह जहाँ से इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोग्रामेशन ले लिया कि इंडिया को धीरे धीरे कैप्चर करने का जब प्रोग्राम, और उसी तरह से इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी का राज इंडिया में स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।